आकाशिक रीडिंग क्या होती है? आकाशिक को लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन से थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करते हैं। हम लोग 5 एलिमेंट से बने हैं। अकल जो है आपके लिए गाइडेंस है। तो डेस्टिनी ये है कि आपके पेरेंट्स कौन होंगे। मैनिफेस्टेशन को लेके भी लोगों का यही एफर्मेशंस करने के भी अलग-अलग मेथड्स हैं, राइट? तो अफर्मेशन बनाने का क्या तरीका है? जो अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका रीजन जान। तो आप पहले तो मुझे ये बताइए कि हीलिंग क्या चीज है? इज़ अ प्रोसेस। ग्रोथ आपकी वहीं पे खत्म हो गई। एनर्जेटिक कॉर्ड ऑलरेडी कनेक्टेड है। कॉर्ड कट कर दिया तो डिवोर्स हो जाएगा। आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज़ आजकल प्रैक्टिसेस। ज्यादातर जितनी बड़ी तो नहीं है लेकिन है तो सही। है। इनर चाइल्ड हीलिंग की आपने बात की। लाइफ में इस प्रोसेस के थ्रू एक बारी गुजरना ज़रूर चाहिए। पूर्ण विश्वास, अविश्वास और अंधविश्वास। वहाँ से ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। एवरी एक्सपीरियंसेस लाइफ इज़ द फर्स्ट टाइम। स्पिरिचुअलिटी हीलिंग के साथ एनर्जी में भी वही है कि अगर पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है तो नेगेटिव को भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा टू बैलेंस इट आउट। एविल आई नजर दोष मानते हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हमारी जो गेस्ट है मिस टीना सोसन, जो कि एक लाइफ कोच हैं, हीलर हैं और मेंटर हैं। तो चलिए मिलते हैं मैम से। हेलो मैम। हेलो तुलिका, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मैम। सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं कि आपने जो कहा कि जैसे आप एक लाइफ कोच हैं, मेंटर हैं, हीलर हैं, इस लाइन में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट? आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ एन एक्सीडेंटल हीलर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पाथ मैं लूंगी, बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान। सो आई हैड बीन वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब। काफ़ी साल मैंने कॉर्पोरेट में रह के जॉब करी है, और वो कहीं न कहीं मेरे लिए अच्छा था, मुझे अच्छा लगता था बिकॉज़ मैं एडवर्टाइज़िंग में थी, तो मुझे वो काम बहुत अच्छा लगता था। बट कहीं न कहीं एक लगता था कि फुलफिलमेंट या सैटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट नहीं रहती थी। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार दुनिया नौकरी करती है, तो मुझे क्यों ये बार-बार ये रियलाइज़ेशन होता है कि नहीं यार यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं है। तो माय माइंड एंड माय हार्ट वर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट प्लेसेस। लॉजिक कहता था कि नहीं, जॉब होती है ऐसे ही होती है, सब जगह थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, आप लाइफ में इसके साथ बढ़ो। लेकिन कहीं ना कहीं दिल कहता था कि नहीं यार ऐसे क्यों, कुछ और भी तो हो सकता है। तो वो करते करते फाइनली आई एक्चुअली केम अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाशिक रिकॉर्ड्स। अक्टूबर 2022 में मैंने अपनी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि अकाशिक रिकॉर्ड्स नाम की कोई चीज़ होती है। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कभी सुना नहीं था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो उन्होंने मुझे किसी को रेकमेंड किया था, मैं उनके पास गई, मैंने अपनी रीडिंग ली। वो एक रीडिंग ने मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज कर दिया। इट वाज आई ओपनिंग, इट वाज अ रेवलेशन, और इट वाज समथिंग दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड। खैर वो बात वहीं खत्म हो गई। उसके 1-2 महीने बाद पता नहीं ऐसे क्यों मुझे अचानक लगा कि मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना सीखना है अपने लिए। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला और उन्होंने मुझे बताया कि एक मेंटर हैं जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के वर्कशॉप्स लेती रहती हैं, तो मैं उनसे चेक करती हूँ कि वो नेक्स्ट वर्कशॉप दिल्ली में कब ले रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है उनसे पूछो, और आप बिलीव नहीं करोगे तो लिखा उन्होंने उस टाइम पे उन मेंटर को मैसेज किया दैट माय फ्रेंड इज लुकिंग फॉर अ वर्कशॉप, अगर आप दिल्ली में होस्ट कर रहे हो। तो आगे से वो मेंटर का भी जवाब ये आया कि आप बिलीव नहीं करोगे, रिचा इज माय फ्रेंड, सो रिचा आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बस अभी बैठ के वो दिल्ली की वर्कशॉप का ही प्लान बना रही थी। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ यूनिवर्सल साइन फॉर मी कि अगर ये मैं कर रही हूँ तो ये ठीक है। ये डिस्टाइन था यानी कि आपका लाइन में आना। हाँ मतलब, बट उस टाइम पे भी ये रियलाइजेशन नहीं था कि मुझे हीलिंग करनी है। तो खैर मैंने उनके साथ एक वर्कशॉप लिया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब। बट जॉब क्विट करने के बाद भी लगभग 3-4 महीने का टाइम ऐसा था जब मैं दूसरे अपॉर्चुनिटीज देख रही थी, दूसरे जॉब्स ढूंढ रही थी, इंडस्ट्री चेंज करने की कोशिश कर रही थी, बट कहीं ना कहीं वो चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी। एंड देन फाइनली आई केम अक्रॉस अ प्रोग्राम फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग, और मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। वो सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने पूरा करा, और उसके साथ के साथ मैंने उसी सर्टिफिकेशन कोर्स का जो हीलिंग प्रोग्राम था उसको भी साथ में लिया। और वहां से मेरी जर्नी एक्चुअली में शुरू हुई। जब मैंने वो प्रोसेस पूरा फॉलो करा और मैं उस पूरे प्रोग्राम के थ्रू गई, मुझे लगा कि अगर मेरी लाइफ में ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है तो बाकियों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। एंड दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड, एंड फ्रॉम देयर ऑन फिर मैंने रेकी सीखा, लेवल 1 लेवल 2, फिर मैंने लाइफ कोचिंग करा, रेकी मास्टर ग्रैंड मास्टर लेवल्स करे, कॉर्ड कटिंग करा, नाड़ी हीलिंग सीखा, टैरो, एंड देन नाउ अब आकाशिक की मेंटरशिप भी। सो इट्स बीन अ लॉन्ग बट फ्रूटफुल जर्नी ओवर द लास्ट 2 years। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आकाशिक क्या होते हैं? आकाशिक जो आप कह रहे हैं आकाशिक रीडिंग आपने ली है कि और आज आप मेंटोर के रूप में भी उसमें काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स को ये बताते हैं कि आकाशिक रीडिंग क्या होती है?
सो कई बार आकाशिक को लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन से थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। दोनों ही एक तरीके से उसी चैनल को एक्सप्लोर करते हैं, पर थोड़ा सा प्रोसेस में डिफरेंस है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि मोस्टली आप किसी पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वो आपके लिए वो प्रोसेस एनेबल करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, राइट? आपको उस मेमोरी में लेके जाया जाता है और वहां से या उस टाइम में या उस पास्ट लाइफ में लेकर जाया जाता है, एंड देन यू गेट द आंसर्स। आकाशिक में बेसिकली ये है कि आकाशिक बेसिकली आकाश, हम लोग 5 एलिमेंट से बने हैं, एंड आकाशा स्पेस इज द 5th एलिमेंट। तो वहां पे हमारे रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं सिंस द टाइम। अगर आप सोल के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं तो सोल जहां से शुरू हुआ है, एक सोर्स से शुरू हुआ है, राइट? वो सोर्स से शुरू हुआ है, वो एक जर्नी करेगा और वो वापस उसी सोर्स में वापस जाएगा। अब उस जर्नी में उसको जो जो लेसन्स सीखने हैं, जो जो एक्सपीरियंसेस लेने हैं, वो सारा का सारा आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कैप्चर हो रखा होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बट द फ्यूचर इज ऑलवेज वेरी फ्लूइड, बिकॉज आकाशिक में फ्री विल का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, राइट? सो आकाशिक इज नॉट जस्ट अबाउट योर पास्ट। समटाइम्स व्हेन पीपल कम फॉर अ रीडिंग, ऐसे मेरे बहुत रीडिंग्स हुए हैं जहाँ पे पास्ट लाइफ का कोई रेलेवेंस नहीं है, तो हम लोग उनकी पास्ट लाइफ एक्सेस नहीं कर पाते। प्रेजेंट लाइफ के ही बहुत सारे लेसन होते हैं जिनके ऊपर उनको काम करना होता है टू हील ऑन अ सर्टन प्रॉब्लम। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी यही होता है दैट पीपल दे वांट टू हील ऑन प्रॉब्लम्स। कई बार जैसे लोग पेरेंट्स आते हैं बच्चों के लिए जिनको बचपन से ही डाउन सिंड्रोम है, या ऐसे कोई कंजेटिनल हार्ट डिजीज है, या इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स है जो बचपन से होती है बाय बर्थ, तो कहीं ना कहीं उनके वो कार्मिक पैटर्न्स हैं, बच्चों के भी और पेरेंट्स के। तो उसको रिजॉल्व, देखिए, रिजॉल्विंग क्या होगा, ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इस लाइफ टाइम से, वो तो आपको एक्सपीरियंस करनी ही है। बट जब ये रियलाइजेशन और अवेयरनेस आ जाता है कि मुझे इस प्रोसेस के थ्रू जाना है, तब आधी हीलिंग वैसी ही हो जाती है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हीलिंग। अवेयरनेस वो भी हीलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड एक सोल जो होता है वो हमेशा पहले से डिसाइड करके आता है कि इस लाइफ में मैं ये चीजें सीखूंगा या करूंगी, एंड अकॉर्डिंगली हमारा लाइफ प्लान होता है। इससे एक दूसरा क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं कि अगर यही है, अगर फ्री विल है, तो डेस्टिनी क्या है? भाई आपने बोला कि सोल ने डिसाइड किया, तो डेस्टिनी क्या है फिर, कि परमात्मा ने मेरे लिए क्या लिखा हुआ है? तो डेस्टिनी ये है कि आपके पेरेंट्स कौन होंगे, वो ऑलरेडी आपका प्री डेस्टिन्ड है। आपका स्पाउस कौन होगा, वो भी आपका प्री डेस्टिन्ड है। ये सब आपका सोल डिसाइड कर रहा है पहले से ही। आपके बच्चे कौन होंगे, ये आपके वो। आप किसी पंडित के पास जाते हैं, कोई पेरेंट्स जाते हैं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा, तो पंडित आपको कभी ये नहीं बोलते कि हाँ आपका बच्चा ये बनेगा। वो भी आपको ऐसे ऑप्शंस देते हैं कि ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, क्योंकि इसके ग्रहों के हिसाब से इसके लिए ये बेटर रहेगा। ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं। यस, प्लस वो भी फ्री विल के ही हिसाब से चल रहे हैं। हो सकता है आप बोलें कि हाँ आपका बेटा डॉक्टर भी बन सकता है और आपका बेटा फार्मासिस्ट भी बन सकता है। अब वो तो बच्चे के ऊपर है कि वो किस लेवल की पढ़ाई करना चाहता है, किस लेवल का इंटरेस्ट उसका है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है भी या नहीं है, कुछ और परस्यू करना चाहता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब आपके हो गए डेस्टिनी वाले पार्ट। जो हम कहते हैं दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, वो है कि आप एक्शंस क्या लेते हो। एक इंजीनियरिंग कॉलेज से एक बैच के ऑलमोस्ट 500 से 1000 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। उनमें से हर कोई सीईओ नहीं बनता, हर कोई प्रीमियम कंपनीज में प्लेसमेंट नहीं ले पाता, राइट? तो डेस्टिनी ये हो सकती है कि आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, लेकिन वो आईआईटी से इंजीनियर बनेगा या किसी लोकल कॉलेज से बनेगा, वो आपका एक्शन है, वो आपकी फ्री विल है। So this is how you differentiate, and through Akashic records we actually call them guidance. इसलिए even when I do Akashic, if I do tarot, इन दोनों ही मोडालिटीज में मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं, हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन करना हमारा काम है ही नहीं। मैं कैसे आपको मैं बोलती हूँ कि ठीक है आपकी लाइफ में मुझे ये दिख रहा है, आप डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे इसको बदलना है, आप किसी दूसरे टैंजेंट पे जाके एक एक्शन ले लेते हो। आपका फ्यूचर फ्लूइड है, आपने एक्शन लिया, वो चेंज हो गया। सो वो आपके हाथ में है। देखो ये पूरा का पूरा जैसे अकल्ट है ना, वो ये चीज कहता है सबसे पहले, जैसे अकल्ट के अंदर आप एंटर होते हो, चाहे वो कोई भी मॉडलिटी हो, चाहे आकाशिक है, पास्ट लाइफ है, एस्ट्रोलॉजी है, टेरर, मल्टीपल्स है। तो वो क्या कहता है कि सबसे पहले कि ये जो लाइन है ना, ये संभावित घटनाओं पर आधारित विज्ञान है। आप हर एक चीज के लिए आप कोई भी मॉडलिटी चूज कर रहे हो, वो आपको सिर्फ फ्यूचर के लिए गाइडेंस दे रही है। आज किसी के पास आप गए,
आपने जाके पूछा, क्या मेरा बच्चा साइंस लेगा? क्या मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा? आपने उसकी ग्रह, अगर एस्ट्रोलॉजी से जाएँगे तो हम ग्रह चेक ग्रह करेंगे, चेक टैरो करेंगे। से चेक करेंगे, तो हम कार्ड्स को चेक करेंगे। जब आप वो चीज़ चेक करते हो तो वहाँ पे आया कि हाँ, वो बन सकता है। अब वो खाली ये सुन के हाँ, मैं तो बन सकता हूँ, वो एफर्ट्स ना ले, तो डज़न्ट मैटर, बट बाद में कहेंगे कि आपने तो प्रोडक्शन की थी राइट, और ये तो हुआ नहीं। राइट, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया। एग्ज़ैक्टली, अकल जो है आपके लिए गाइडेंस गाइडेंस है, करेक्ट। है, एक्शन आप ही को ले। वही अब इसी से एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है मैनिफेस्टेशन। हुँ, मैनिफेस्टेशन को लेके भी लोगों का यही कंप्लेन रहता है कि अरे मैंने तो ये मैनिफेस्ट करने का सोचा था, मैंने ये ट्राई किया, ये वाली एफर्मेशन ट्राई करी। अलग-अलग मेथड्स होते हैं, मतलब एफर्मेशंस करने के भी अलग-अलग मेथड्स है, राइट? और वो बोलते हैं हमने इतना टाइम करा, कुछ हुआ नहीं। अब आप सिर्फ एफर्मेशन पे एफर्मेशन बोलते जा रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में उस एफर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर चेंज नहीं लाते, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो उस एफर्मेशन को बोलने का कोई फायदा नहीं है। हुँ, आप ये कह रहे हो कि मुझे लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इस तरीके का हो, उसके ऐसे ऐसे ट्रेट्स हों, बट आप क्या वो चीज अट्रैक्ट कर सकते हो जब आपके अंदर वो खुद ही नहीं है? आप हुँ, चाहते हो कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत ही ज्यादा केयरिंग, कंपैशनेट हो, लविंग हो, अफेक्शनेट हो, पर क्या आप खुद से प्यार करते हो? अगर नहीं करते तो आपको वो पार्टनर भी नहीं मिल सकता, नहीं मिल राइट? सकता। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहते हो कि मेरे को इस तरीके का हेल्थ चाहिए, या मेरे अगर डिजीजेस हैं तो मुझे उनसे हील होना है, मेडिकेशन कम करनी है, उस केस में अगर आपको बोला जाए कि आप ये सब करते रहिए और साथ में आप एक बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलें, डेफिनेटली होगा। बट अगर आप बोलें कि मैं सिर्फ एफर्मेशन करते रहूंगा, ये करती रहूंगी, और इधर से मुझे मत बोलो कि भैया डाइट पे कॉम्प्रोमाइज करो या इस पे रोक टोक करो, ऐसे करो वैसे करो, तो नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन, अफ़र्मेशन वो चीज़ है कि जो आप एक चीज़ सोच रहे हो अपनी लाइफ में करने के लिए, यस, उस तरह से पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस बनाई जाएँ। यस, तो अफ़र्मेशन बनाने का क्या तरीका रहेगा? जैसे अगर कोई चाह रहा है कि मैं बहुत ही सिंपल है। हुँ, सो हमेशा एक तो एफर्मेशन जब भी आप किसी भी चीज के लिए बनाएं, अब ये मैं टूल दे रही हूँ तो आपके जो व्यूअर्स हैं किसी भी चीज के लिए लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि आपको क्या चाहिए। क्या ओके, चाहिए? यू कैन नॉट बी वेरी वेग अबाउट इट। एट द सेम टाइम आपको बहुत ज्यादा बहुत स्पेसिफिक भी नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर मिनट, हाँ मैं जी, यहाँ पर यहाँ पे ना मैं यहाँ पे वो बात कहूँगी कि आजकल लोग सबसे पहले क्या उनकी लाइफ है मनी, मनी। मनी, ठीक है? तो हम ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनके जीवन में सिर्फ पैसा ही पैसा हो, तो उनको किस तरह के अफ़र्मेशंस लेनी चाहिए और किस सो तरह से उन अफ़र्मेशन पे काम करना चाहिए? हाँ, तो काम कैसे करना चाहिए पहले मैं बताती हूँ, उसके बाद में एफर्मेशन कैसे बनाएं, क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे ना, एफर्मेशन भी काम नहीं करेगी। हुँ, तो एफर्मेशन का क्या है ना कि आप किस एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई भी चीज, वो बहुत मैटर करती है। आप ये बोलते हो आई वांट, या आई एम इजिली एंड एफर्टलेसली अर्निंग 3 लाख रुपीज एवरी मंथ, 4 लाख रुपीज एवरी मंथ, और 20,000 एवरी मंथ, ऐसे करके आपने एक एफर्मेशन कहीं पे देखा, आपने आपने बोलना शुरू कर दिया। बट जब आपको बिल पेमेंट्स करने होते हैं तो आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। हुँ, जब आपके मतलब खर्चे अगर करने की बात है तो अरे यार मेरा तो इतना खर्चा हो गया, अरे मेरे को इस महीने होम लोन भी देना है, अरे मुझे गाड़ी की ईएमआई देनी है, अरे फोन का बिल आ गया। आपकी एनर्जी वो है। या अगर आपको लगता है कि आप किसी कॉर्पोरेट सेटअप में हैं और अगर आपको किसी इंटरव्यू पे जाना है, तो आपको लगता है कि अरे यार मतलब उसको पैसे ज्यादा मिल जाते हैं क्योंकि उसकी तो बॉस के साथ जान पहचान है, या फिर दिस पर्सन नोज दिस पर्सन, तो इसलिए उसको मिल जाएगा, हुँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब आपकी खुद की एनर्जी पैसे को लेके बहुत नेगेटिव है, दूसरे लोगों के अगर पैसे दिखते हैं लोगों को, अरे इसने तो फ्रॉड किया होगा, हाँ, ये हाँ, मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं है, 2 नंबर का पैसा है, 2 नंबर राइट? का पैसा है। सो आप जब पैसे को लेके, जब आपका खुद का माइंडसेट इतना नेगेटिव है, तो आप दुनिया भर की एफर्मेशंस और टेक्निक्स अप्लाई कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट दैट मनी इनटू योर लाइफ। तो हुँ, सबसे पहले आपकी कोर एनर्जी क्या है किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट को लेके, एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरीथिंग, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, हुँ, किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट को आप ले सकते हैं। जब तक आपकी कोर एनर्जी उस मैनिफेस्टेशन से या उस एफर्मेशन से अलाइन नहीं है, तब तक वो आपकी लाइफ में फ्रूटफुल नहीं हो सकती। हुँ, हुँ, पहली चीज तो ये। हुँ, सेकेंड चीज ये है कि जब भी आप कोई भी एफर्मेशन करें, आप उस पर टाइमलाइन नहीं फिक्स करेंगे। हुँ, हम लोग ना एज ह्यूमंस वी बिकम वेरी इम्पेशेंट। हुँ, हुँ, जैसे हमें लगता है कि हाँ, अब मैंने आज से ये एफर्मेशन लिखना शुरू कर दिया, 10 दिन हो गया मेरे को कुछ आया ही नहीं, हुँ, 20 दिन हो गए, 1 महीने से कर रही हूँ कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दिया। हुँ, हुँ,
आप ये डिसाइड कर सकते हो, आप यूनिवर्स से मांग सकते हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, बट आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ऐसे ही चाहिए और मुझे इतने टाइम में चाहिए। दैट डजंट वर्क। एंड इवेंचुअली क्या होता है, जब हम इस माइंडसेट से करते हैं कोई भी एफर्मेशन, तो एक डेस्परेशन आ जाता है। हम्म, डेस्परेशन अगेन इज अ नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज वही होता है ना कि यार मैं कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। हम्म, तो क्या है फिर, देन आफ्टर अ मंथ फायदा ही नहीं है कुछ भी करने का, छोड़ो, हम्म, एंड दे गिव अप। एंड देन दे विल से कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, एफर्मेशन काम नहीं करता। मैं आपको बता रही हूँ मेरी लाइफ में पिछले 2 साल में ये मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन के कॉन्सेप्ट से ही, इनफैक्ट मैंने पॉडकास्ट भी मैनिफेस्ट किए। मेरे विजन बोर्ड में ऑलरेडी पॉडकास्ट का एक मैंने वो लगाया था इस साल 2025 में। सो फॉर मी दिस पॉडकास्ट इज एन इनिशिएशन ऑफ मेनी मोर पॉडकास्ट दैट आई विल बी डूइंग इन माय लाइफ, राइट? तो जब आप सोच लेते हो और वो इनेट फेथ है कि हाँ आएगा, कैसे आएगा मुझे नहीं पता, हम लोगों का कैसे इंटरेक्शन हुआ, दैट वाज नॉट समथिंग दैट आई कुड हैव प्लान्ड 3 महीने पहले, 2 महीने पहले कि हाँ मुझे इस चैनल के थ्रू जाना है, उस चैनल के थ्रू जाना है, यहाँ से इससे रूट करना है। जैसे एक होता है ना कि वो होता चला गया, सडनली सडनली होता चला आपकी गया। लाइफ में इवेंट्स आ रहे हैं क्योंकि हाँ आपने मैनिफेस्टेशन किया। बस, तो हम यहाँ पे जनरली ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी को अपनी मनी के लिए मैनिफेस्टेशन करना है, परमिशन लेनी है, तो उसको इस तरह से करनी चाहिए कि मैं महीने का 1 लाख रुपए, मेरे पास महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है, उसमें से मैं अपने सारे खर्चे पूरे कर पा रहा हूँ, उसी में से मेरे पास इतना धन जो है हर महीने का सेविंग्स में भी जा रहा है, एग्जैक्टली। तो मैं अपना जीवन सुख सुविधाओं के साथ जी रहा हूँ। तो एंड पूरा, ये अफर्मेशन हाँ कुछ भी इस तरह से चलती है आएगी तो इनको जो है इनके लिए फ्रूटफुल रहे। फ्रूटफुल भी रहेगी, प्लस जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि आ रहा है, आपने ऑलरेडी ये मान लिया है कि आपकी लाइफ में ये चीज हो रही है। हो रही है। वरना अगर आप इसलिए मैं जब इंग्लिश में जब हम लोग एफर्मेशंस बनाते हैं तो हम यही बोलते हैं कि कभी भी आपको आई वांट का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज वांट एज अ वर्ड मैं इज चाहता हूँ, चाहता हूँ, मेरी विशेस है। विश है। जो कुछ वर्ड्स जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि आपको लाइफ से थोड़ा हटाने पड़ेंगे, विश, वांट, नीड, होप। राइट। होप में भी अब वो कहेंगे लोग होप में क्या प्रॉब्लम है, बट होप में भी प्रॉब्लम ये है कि होप एज अ वर्ड डिनोट्स द लैक ऑफ समथिंग हैपनिंग। आपने ये मान लिया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा, तभी आप उसके लिए होप कर रहे हो, वर्सेस सेइंग कि मुझे ये मिल रहा है। बहुत डिल्यूजनल लगता है। आपके आसपास के लोग कहेंगे इसका दिमाग खराब हो गया है, बिकॉज पीपल विल ट्राई टू अप्लाई लॉजिक, और लॉजिक में कोई बुराई नहीं होती। देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जहां पे आपको लॉजिकल होके चलना पड़ता है, चलना चाहिए भी। आप सिर्फ एक डिल्यूजन में रह के जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि आप एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। वी आर ऑन दिस प्लैनेट, वी आर ऑल मटेरियल बीइंग्स। तो डिल्यूजन एक हद तक अच्छा लगता है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है। धीरे धीरे जब आप ये चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोगों का नजरिया भी आपके लिए थोड़ा सा चेंज होता रहेगा धीरे धीरे। बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक टाइम। मैं एक छोटा सा आपको अगर एग्जांपल दूं, तो जब मैंने ये ट्रांजिशन किया फ्रॉम फुल टाइम जॉब टू दिस, मेरी फैमिली में किसी को समझ में ही नहीं आया कि मतलब क्या कर रही है ये। माय हस्बैंड वाज लाइक, यू हैव इन्वेस्टेड सो मेनी इयर्स इन एडवर्टाइजिंग, अब ये क्या है, मतलब नहीं समझ आया। मेरे पेरेंट्स को तो आज तक नहीं समझ में आता मैं क्या कर रही हूँ इवेंचुअली। स्पिरिचुअलिटी में ना कहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी आपको खींच के Right. लाती है, आप खुद उसको चूज नहीं करते हो, और फिर तब फैमिली और फ्रेंड्स क्या हाँ, करते मतलब हैं। दे सपोर्टिव, सपोर्ट था, बट उनको समझ नहीं आया कि ये समझ हुआ नहीं क्या, कि मतलब लॉजिक, कि लॉजिकल माइंड की अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है। You're setting something up right from scratch. And my brother also used to make fun of me कि अरे ये तो तांत्रिक बन गई है, because occult को लेके या healing को लेके या spirituality को लेके लोगों का वही conception है। मतलब he also is very supportive, मतलब वो एक अलग चीज है। बट मैं general एक public का जो एक नजरिया होता है ना healing और occult और इन सब चीजों को लेके, तो वो इस तरीके का ही है, नहीं समझ में आता। तो जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करें, पहली बात तो आप उस चीज के बारे में ज्यादा लोगों से डिस्कशन मत करिए। आप उसके लिए जो भी आपको प्रोसेस फॉलो करना है, अपनी एफर्मेशंस करो, जैसे भी करना चाहते हो करो। एक बहुत सिंपल टेक्निक जो मैं बहुत यूज करती हूँ, एंड आई फाइंड इट वेरी इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट। आप 1 गिलास पानी लीजिए, कांच के गिलास में पानी भरिए, जितना पी सकते हैं एक बारी में उतना ही भरिए। एंड देन उस पानी में यू बेसिकली जस्ट होल्ड द ग्लास विद बोथ योर हैंड्स,
और आप उस पानी में अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो उसके अंदर डाल दीजिए. आई विश नहीं. सो आई एम इजिली एंड एफर्टलेसली अर्निंग 1 लाख रुपीज एवरी मंथ. या मेरे पास पैसे की कभी कमी नहीं होती, मेरे पास हमेशा पैसा आता रहता है. अबंडेंस में है। हाँ. सो वो एफर्मेशन आप पानी में बोलिए और उस पानी को आप विजुअलाइज भी करिए. 1 मिनट के लिए आप उसको विजुअलाइज करिए कि हाँ आपकी लाइफ कैसी होगी जब आपकी ये सिचुएशन होगी. एंड देन यू ड्रिंक दैट वाटर. You can do it once a day. You keep doing it. I don't do it day wise कि इतने दिन करना चाहिए. ऐसे आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा आपको कब करना है कब नहीं करना है. इसको हम वाटर चार्ज करके आप पीजिए। वाटर चार्ज करके आप पी सकते हैं. वाटर चार्ज करके यस. एंड मतलब ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस आप 369 भी कर सकते हैं, जिसमें आप एफर्मेशन सुबह 3 बार लिखते हैं, दोपहर को 6 बार लिखते हैं, रात को 9 बार लिखते हैं. एक 369 का भी टेक्निक है. ओके। सो उस तरीके से भी कर सकते हैं. बट मैं थोड़ा राइटिंग में चोर हूँ, तो मुझे राइटिंग वाले मेथड्स थोड़े कम समझ में आते हैं. बट आई जेन्युइनली एंजॉय द वाटर टेक्निक. तो वाटर चार्ज से तो बहुत इफेक्टिव रहता है। वेरी वेरी इफेक्टिव. एंड इनफैक्ट अगर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे, लेकिन तब भी आप पानी पीने से पहले आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से विजुअलाइज करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है, मतलब जो आप चाह रहे हैं. अगर आपको वो मिल गया तो आप कैसा फील करोगे. अगर आप सिर्फ वो फील करके भी वो पानी का ग्लास पकड़ के और फिर आप उसको पियेंगे, तब भी आपको लाइफ में धीरे धीरे नजर आने लगेगा कि छोटी छोटी चीजें जो है वो बदल रही हैं. और सबसे बड़ी चीज कि जब भी मैनिफेस्ट करना है आपने उस एनर्जी में आना है. आप बेगर की अगर एनर्जी है तो आप मिलियनेयर वाला इमोशन नहीं रख सकते. राइट. बेगर की क्या एनर्जी है कि बस पैसा मिल जाए. ठीक है, कैसे भी मिल जाए. या अगर आया तो वो कैसे करेगा, गठरी में ऐसे छुपा के रखेगा. वो स्कैर्ड वाली एनर्जी है ना कि पैसा निकल गया तो, किसी ने उठा लिया तो, चुरा लिया तो. ये बेगर एनर्जी है. मैं लिटरल बेगर्स की बात नहीं कर रही, बट मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ. तो जो लोग बहुत ज्यादा पैसे को लेके मतलब पैसे को ऐसे रखते हैं, देखो सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई लोगों की आदत होती है पैसे छुपा के रखना. राइट. या फिर उनको हमेशा लगता है कि अगर मैंने किसी के सामने ऐसे बोल दिया तो मेरे हाथ से पैसा निकल जाएगा, या अगर मेरी सक्सेस ज्यादा लोगों के सामने आ गई तो मेरे रिश्तेदार मुझसे पैसे मांगने शुरू कर देंगे. ये सब नेगेटिव मनी एनर्जीज है. आपने कभी देखा किसी पैसे वाले इंसान को ऐसे सोचते हुए? मेरे आसपास तो नहीं होता. बिकॉज आपका जो एक एनर्जी है, आपकी लाइफ उसी हिसाब से ही बनेगी, वही होगी. सो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी. ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए लोगों को, लाइफ उतनी आसान हो जाएगी. हमने शुरुआत में बात की पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक के बारे में. दोनों ही प्रोसीजर क्या है कि आपकी लाइफ में जो अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका रीजन जानने. अब आपने वो रीजन जान लिया. अब उस रीजन को जानने के बाद क्या करते हो, आप टेक्निक्स लेते हो हीलिंग के. राइट. तो आप पहले तो मुझे ये बताइए कि हीलिंग क्या चीज है और क्या टेक्निक्स किस किस प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं. पहले तो हीलिंग क्या है, पहले ये बताइए. सो हीलिंग इज अ वे ऑफ लाइफ. मेरे लिए तो वो है. कई लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि अच्छा हम अगर हीलिंग करवा लेते हैं तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. हो सकता है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, कुछ और शुरू हो जाए. राइट. हीलिंग बेसिकली इज अ प्रोसेस. हीलिंग इज अ वे ऑफ लाइफ. हीलिंग इज अ लाइफस्टाइल. जब आप वो अंदर अपने अवेयरनेस, जैसे अब मैं आज की डेट में, इवन दो मैं इस इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं हील हो चुकी हूँ. क्योंकि हर दिन आई एम ट्राइंग टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ देन आई वॉज येस्टरडे. हर एक दिन जब आप अपने आप को 0.5% 1% एक अच्छाई की तरफ या एक बढ़ोतरी की तरफ जब आप जाते हो, दैट इज वॉट योर एम शुड बी. जब आपने ये सोच लिया ना कि मैं तो हील हो गई, आपने अपनी ग्रोथ पोटेंशियल को वहीं खत्म कर दिया. जहां हम ये मान लेते हैं ना कि हाँ मुझे तो सब पता है, मुझे सब आता है, इसके आगे मेरे पास कुछ सीखने के लिए नहीं है, कुछ चेंज करने के लिए नहीं है, इवॉल्व करने के लिए नहीं है, तो ग्रोथ आपकी वहीं पे खत्म हो गई. राइट. सो हीलिंग इज फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग वेयर यू आर, आप कहाँ लैक करते हैं. हीलिंग इज लाइक शोइंग यू अ मिरर. बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में इसको बात करूं या एक उसमें कंक्लूजन में, तो हीलिंग इज अ प्रोसेस टू नो योर इनर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बोथ. बिकॉज हम लोग स्ट्रेंथ को तो बड़े अच्छे से एम्ब्रेस कर लेते हैं, अपनी वीकनेस को कोई ना दिखाना चाहता है, ना उसके बारे में बात करना चाहता है, ना ही उसको एक्सेप्ट करना चाहता है. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आई यूज्ड टू बी अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. लाइक छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना. तो हीलिंग से क्या हुआ है कि हीलिंग से अब मुझे हर छोटी बात पे गुस्सा नहीं आता.
ऐसा नहीं कि गुस्सा बिल्कुल ही नहीं आता कि अब मैं तो लाइफ अब मैं इनफैक्ट इट वाज फनी वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी रीच्ड आउट टू मी हमें काफी साल हो गए बात करे हुए तो उसको अचानक से वही लगा कि अरे ये क्या कर रही है ये तो एडवर्टाइजिंग में थी तो शी आस्क्ड मी एंड आई टोल्ड हर कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ और तब उसने बोला कि अब तुझे गुस्सा नहीं आता बिकॉज वो मुझे पहले से जानती है तो मैंने कहा हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता हीलिंग का मतलब बस ये है कि मुझे हर छोटी चीज पे गुस्सा नहीं आता और जब आता भी है अगर छोटी चीज पे आ भी गया तो मुझे उसको मैनेज करना आता है मेरे को उसको रिलीज करना आता है तो हीलिंग अवेयरनेस भी लाता है आपको रिलीज करने के तरीके भी देता है इट बेसिकली इक्विप्स यू टू डील विद योर लाइफ इन अ बेटर वे लाइफ थपेड़े भी देगी लाइफ आपको प्रॉब्लम्स भी देगी चैलेंजेस भी देगी हीलिंग के बाद भी अगर आप प्रोसेस के थ्रू भी चले गए हो ऐसा नहीं कि कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बट आप उनको किस तरीके से डील करते हो उसका आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है और एक अंदर आपके स्ट्रेंथ आती है रेजिलियंस आती है टू डील विद दैट सिचुएशन सो दैट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई आई फील दैट हीलिंग इज ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे आप रोज सुबह ब्रश करते हो या पानी पीते हो या खाना खाते हो तो जैसे पानी पीने से और खाना खाने से जो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है हीलिंग इज द फूड सोर्स फॉर योर माइंड एंड सोल तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए खाना और पानी जरूरी नहीं है तो आपके लिए हीलिंग भी जरूरी नहीं है और एक और मिसकंसेप्शन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है कि लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे हीलिंग की जरूरत क्या है ट्रस्ट मी मैं आप ही की जैसी थी मुझे लगता था लाइफ बिल्कुल सही चल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरी लाइफ में एज सच की मतलब ठीक है आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई जॉब या करियर क्या मुझे लगता था कि नहीं यार मे बी समथिंग मोर वो फुलफिलमेंट नहीं था बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर हो या मतलब मेरे बॉसेस भी अच्छे थे मेरे क्लाइंट्स भी अच्छे थे मुझे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला हुआ था बट कहीं ना कहीं मुझे तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं थी वो एक अलग रीजन है बट अदरवाइज द एनवायरनमेंट वाज गुड सिमिलरली अगर मैं अपने घर के एनवायरनमेंट की बात करूं तो मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा है मेरे पेरेंट्स आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली तो मेरे पेरेंट्स ने हमें हमेशा जो भी उनके लिए पॉसिबल था जो भी उनकी कैपेसिटी थी उससे बढ़ के ही करा है एंड आई वॉज ऑलवेज मतलब मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मैं प्रोबेबली आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड क्योंकि आफ्टर बिकमिंग अ हीलर आई रियलाइज कि कई लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बचपन से ही एंड घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता या बहुत सारी चीजें तो लेकिन सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी जब मैं इस प्रोसेस से गई तो मुझे अपने अंदर की बहुत सारी कमियां दिखी जिससे ये हुआ कि आई एम फाइनली अ बेटर पर्सन तो अगर मैं अपनी कमियां दूर कर रही हूँ तो मेरी ही तो लाइफ इंप्रूव हो रही है मेरी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है किसी की लाइफ पे शायद कोई असर पड़े ना पड़े मेरी फैमिली पे शायद थोड़ा बहुत पड़ा होगा माई हस्बैंड कुड वाउच फॉर दैट बट अदरवाइज आप मतलब मेरी खुद की लाइफ जो है वो बहुत बदली है एंड आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड मेरी लाइफ में जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम नहीं था तो कोई भी अगर ये सोचता है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे हीलिंग की क्या जरूरत है ट्रस्ट मी आप हीलिंग के लिए जब भी आएंगे आपको कोई ना कोई जवाब ही मिलेगा कोई ना कोई आंसर ही मिलेगा कोई ना कोई रियलाइजेशन होगा रेवलेशन होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कितनी तरह की हीलिंग्स होती है देखो हीलिंग प्रैक्टिसेस की तो कोई कमी नहीं है कई प्रैक्टिसेस के बारे में तो मैं अभी भी जान रही हूँ मतलब इतने टाइम में मैंने बहुत रिसर्च करा है बहुत कुछ पढ़ा है बहुत कुछ देखा है बट जो हीलिंग प्रैक्टिसेस मैं करती हूँ आई बेसिकली डू इनर चाइल्ड हीलिंग जहाँ पे हम लोग आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके अडल्टहुड में ये क्यों इश्यूज आ रहे हैं इनर चाइल्ड हीलिंग यस देन आई ऑल्सो डू रेकी रेकी इज ऑल टू डू विद एनर्जी आपकी खुद की एनर्जी क्या है एंड रेकी का कोर प्रमाइसेस बैलेंसिंग ऑफ योर 7 चक्रास जो हमारी बॉडी के 7 चक्रास है हर एक चक्रा का अपना रोल है सो अकॉर्डिंगली कैसे हम लाइफ में आपके चक्रा बैलेंस करके आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कैसे हील कर सकते हैं वो उस पर डिपेंड करता है then I do cord cutting which is basically very very effective for cutting any ties with any negative emotion मोस्टली कॉर्ड कटिंग के क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जिनके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं या मैरिज में इश्यूज होते हैं इन लॉज बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं उस तरीके से बट कॉर्ड कटिंग इतना इफेक्टिव और ब्यूटीफुल हीलिंग मोडालिटी है कि आप उससे अगर फियर है एंजाइटी है ग्रीफ है कोई यू नो इफ समबडी क्लोज टू यू हैज पास्ड अवे तो ग्रीफ होता है ग्रीफ को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं काफी लोगों को लगता है टाइम से सब ठीक हो जाएगा बट टाइम से ठीक नहीं होता है एंड ग्रीफ हो गया या कोई किसी भी चीज को लेके कुछ भी नेगेटिव फीलिंग है आप अगर कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस जानते हैं और अगर आप उसको करते हैं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट वन ऑफ द क्विकेस्ट वेज ऑफ एक्चुअली
हीलिंग ऑन समथिंग नेगेटिव इमोशंस में। और इसमें लोग कई बार डर जाते हैं कि कॉर्ड कटिंग में क्या काट देंगे, मतलब कौन सी कॉर्ड क्या कट हो रहा है। बट ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड थ्रू एनर्जेटिक कॉर्ड्स। हम और आप जो इस समय बात भी कर रहे हैं, हमारे अंदर एक एनर्जेटिक कॉर्ड ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उस टाइम पे जैसे अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, तो कई बार वुमेन फील कि अगर मैंने कॉर्ड कट कर दिया तो डिवोर्स हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगा या हस्बैंड को कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दो ही चीजें हो सकती हैं। बेसिकली हम क्या फोकस करते हैं कि जो ये टॉक्सिसिटी है, हमें इसको कट करना है। तो आप इमोशन कट कर रहे हो, आप इंसान को कट नहीं कर रहे हो। इमोशंस पे कट, इमोशंस और थॉट्स, जो भी आपकी फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स। क्योंकि ऑब्वियसली कोई सामने वाला इंसान अगर टॉक्सिक है या बहुत ज्यादा नेगेटिव है आपकी तरफ, तो आपके मन में भी उनके लिए कोई अच्छे ख्याल और फीलिंग्स नहीं होंगे। और वो नेगेटिविटी आपके अंदर है, वो उनके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं डाल रही है जितना आपके ऊपर डाल रही है। तो उसको हम लोग रिलीज करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। एंड देन दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप वो इंसान का टॉक्सिसिटी आपको इम्पैक्ट करना छोड़ देगा, आपको असर होना कम हो जाता है वैसा, या फिर आपके बाउंड्रीज इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप दूसरा इंसान जो है वो खुद ही मेलो डाउन हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक ब्लैक मैजिक कि मैंने उनको कंट्रोल कर लिया या उनके ऊपर कोई जादू कर दिया। कई लोगों को वो भी डर लगता है कि आप जादू टोना करोगे उनके ऊपर। आई डोंट बिलीव इन ऑल दोस प्रैक्टिसेस। बहुत चलन में है। हाँ, तो मैं इन सब प्रैक्टिसेस में बिलीव नहीं करती हूँ, और ना ही मैं किसी को बोलती हूँ कि तुम जाके करो। मेरे पास बहुत ऐसे इंक्वायरीज आते हैं, आप इसको इसके माइंड पे कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। आप किसी के माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो लोग इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते भी हैं, उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सो व्हाई गेट इनटू समथिंग लाइक दैट, राइट? सो अपना अच्छा करने की अपना अच्छा करो, हाँ, अपना अच्छा करने एग्जैक्टली। आप वही थॉट लेके चलो कि मुझे ये चीज चाहिए। आप ये राइट, सोच रहे हो कि दूसरे को ये चीज चाहिए, दूसरे के पास है, राइट। उसको वहां पे जिस टाइम वो प्रोसीजर शुरू हो जाता है ना, तो आप अपने लिए पहले ही नेगेटिव थॉट बना लेते हो। आप क्यों? अपना क्योंकि नेगेटिव कर्मा इकट्ठा कर रहे हो। बिल्कुल इकट्ठा कर रहे हो। क्यों? उसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं। उसके पास बड़ा मकान है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। आपके पास गाड़ी है, आपके पास मकान है, वो जितनी बड़ी तो नहीं है लेकिन है तो सही। है तो सही। तो अब वो जो चीज आपके पास है, आप उस पॉजिटिव उस थॉट्स को अगर रखो, तो वो लाइफ बहुत अच्छी रहती है। लाइफ बहुत अच्छी रहती है। और उसके अलावा आई ऑल्सो प्रैक्टिस नाड़ी हीलिंग। अब नाड़ी हीलिंग में क्या है कि हम ईड़ा पिंगला, जैसे पहले इनर को शुरू करते हैं ना, ओके, कि इनर चाइल्ड हीलिंग की आपने बात की। अब आपके पास कोई पर्सन आए, क्या वो प्रॉब्लम आपके बताते हैं तो आपको पता होता है कि अब उनके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। देखो, इनर चाइल्ड हीलिंग एज अ मोडालिटी, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, लाइफ में इस प्रोसेस के थ्रू एक बार गुजरना जरूर चाहिए। ओके। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी चीजें हैं जो दबी हुई हैं, जो आपके कॉन्शियस माइंड को ना ही रियलाइज होती है, ना ही याद होती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको लगेगा कि मेरे बचपन की मेमोरी में ना बहुत सारे गैप्स हैं, कि मुझे कुछ कुछ टाइम का याद है, कुछ कुछ टाइम का याद नहीं है। ये मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ कि ठीक है, जिनका बचपन नॉर्मल रहा है, जैसे मेरा रहा है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कि बचपन में बहुत पिटाई हुई होगी या माँ बाप ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, या कांस्टेंट कंपेयर। मेरे पेरेंट्स से तो कभी ये भी नहीं बोला कि ये देखो फलाने का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, तुम कैसे कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो भी बच्चे हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो इनर चाइल्ड हीलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बेस है जो हर इंसान को अपनी हीलिंग जर्नी में, लाइफ में एक बार ये जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। बिकॉज वो आपका लिटरली आपके चक्षु खोल देता है। आपके पास कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट किसका आपने किया हो इनर चाइल्ड, और आप वहां से मैं अपना ही बता देती हूँ। मैंने सो आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन ऑल माई लाइफ, ओके। मेरे को अगर कभी भी कोई भी बोलता था कि स्टेज पे जाके बोलना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो मैं कहती थी नहीं। मतलब डिबेट्स वगैरह में या कुछ भी ऐसे मैं नहीं कर पाती थी। कॉर्पोरेट में भी गई तो प्रेजेंटेशन अगर मुझे देनी है, तो आई यूज टू बी वेरी वेरी नर्वस। मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक बैटल होता था कि मुझे जाके 10 लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। जो आप और मैं आज कर रहे हैं ऑन कैमरा, मेरे लिए ये सोचना भी बहुत दूर की बात थी। और आज So, आप कर रही हैं। और आज मैं कर रही हूँ। तो इनफैक्ट अब मैं जैसे वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, तो कई बार मतलब इवन दो इट्स ऑनलाइन, बट स्टिल आई एम टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो अनजाने लोगों के सामने बात करना कॉन्फिडेंस के साथ, अगर मैं इस टाइम पे अचीव कर पाई हूँ, दैट इज थैंक्स टू इनर चाइल्ड हीलिंग। अब वो इंसिडेंट क्या था? सो अब मैंने आपको बोला लाइफ तो सब सही थी, सब अच्छा था। तो जब मैं इस प्रोसेस के थ्रू गई, तो वहां पे एक हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जहाँ पे आप अपने बचपन की मेमोरीज में जाते हैं। तो मुझे मेमोरी में दिखा कि मैं एक छोटा सा क्लासरूम है,
और एक रो ऐसे है, एक रो ऐसे है, 2 ही रोज हैं, लंबा सा क्लासरूम है और मैं उसमें एकदम लास्ट में बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं अकेले बैठी हुई हूँ एंड आई एम वेरी वेरी सैड। लाइक वो जो इमोशन मुझे जो फील हो रहा था वो बहुत एक्सट्रीम सैडनेस का फील हो रहा था। तो आई वाज लाइक यार मतलब नहीं समझ आया मुझे, क्योंकि मेरे को अपना जो फॉर्मल स्कूल है वो मुझे याद था और वो मेरा फॉर्मल स्कूल का क्लासरूम नहीं था। So then I spoke to my parents. I asked them कि मेरे को ऐसे ऐसे दिखा, मतलब ये कहाँ का है, कौन सा? तो then they told me that that classroom is it was something like your play school वाला classroom. तो मैंने कहा लेकिन मैं बहुत सैड थी। तो माय फादर वाज लाइक कि हाँ वो तेरी टीचर जो है ना वो ऐसे ही कुछ 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 बोल देती थी। तो मैंने कहा क्या बोलती थी वो? तो देन ही सेड दैट व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो फॉर मीटिंग देम इवैल्यूएशन के टाइम पे, जैसे उस टाइम पे प्ले स्कूल में भी अपेरेंटली इवैल्यूएशन होता था, आजकल तो बच्चे मस्ती मार के आ जाते हैं। बट उन्होंने बोला कि अरे ये इसको कुछ नहीं आता है, ये तो बिल्कुल डफर है, इसको कोई चीज समझ में नहीं आती है। सो इमेजिन अ टीचर यूजिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स ऑन अ 3-year-old चाइल्ड कि मैं डफर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, इसको मैं कुछ भी बोलती रहूं, इसको समझ में नहीं आता है। तो वो इस तरीके की जो लैंग्वेज है या इस तरीके के जो शब्द हैं वो एक बच्चे के माइंड पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, राइट? और वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस पूरा टूट गया कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कॉन्फिडेंस क्या है, यही तो है ना कि मुझे कुछ नहीं आता। एंड दैट स्टेड ऑन। अच्छा, उस मोमेंट में मुझे तब जाके रियलाइज हुआ ऑलमोस्ट 32 years बाद, इट वॉज एट द एज ऑफ 35 दैट आई हैड दिस एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन। 32 साल लग गए मुझे वो आंसर ढूंढने में कि मैं क्यों इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, और वो मेमोरी मुझे याद भी नहीं थी। लेकिन आपको वहां से इनर चाइल्ड से ये पता चला ये कि प्रोसेस के थ्रू मैं उस मेमोरी में जा पाई। वो मेमोरी मेरे सबकॉन्शियस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, हमें किसी भी नेगेटिव चीज से बचा के रखना। तो वो इन मेमोरीज पे ऐसे परतों पे परते डालता जाएगा और उसको दबा देगा। तो हमारे कॉन्शियस माइंड को वो चीजें याद नहीं रहती। बट जब आप एक एक्सपीरियंस से जाते हो, किसी भी हीलिंग से जाते हो, या अगर आप बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन भी करना शुरू करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप टैप कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन का भी चैनल वही है, अवेयरनेस का भी चैनल वही है, सारा गेम जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। सारी स्टोरीज हमारे सबकॉन्शियस में है। सब कुछ जो आप आपकी कितनी गहरी अंदर घुस सकते हो, हाँ, वो आपकी मॉडलिटी क्या यूज कर रहे हो उसके ऊपर है। आप सब मोडालिटी से वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी लाइफ में आपके कितने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई लोगों की बहुत ज्यादा अगर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में टैप करने में हमें टाइम ज्यादा लगता है। बिकॉज हम कहते हैं कि टिपिकली दीज पीपल आर गोइंग थ्रू फ्रीज ट्रॉमा। फ्रीज ट्रॉमा में क्या होता है कि पीपल देयर मेमोरीज आर सप्रेस्ड एंड दे टेंड टू गो नम। तो वो जब नम हो जाते हैं तो उनको याद नहीं रहता है कि मतलब क्या हुआ था, ये कैसे हुआ था। तो जो लोग फ्रीज ट्रॉमा में होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज। कई बार ऐसा भी होता है कि 6-6 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ हीलिंग में, मैनिफेस्टेशन में या किसी भी प्रोसेस में आप टाइमलाइन नहीं डिफाइन कर सकते कि हाँ, बट आप वो प्रोसेस एक बारी जब खोल देते हो, जब आप वो चैनल एक बारी खोल देते हो, तब वो धीरे धीरे करके जो है आपको, कई बार मुझे रैंडमली थॉट कहीं से मेमोरी और थॉट आ जाता है 2 साल बाद भी। वो इसलिए आ रहा है बिकॉज वो चैनल अब खुला हुआ है, तो वहां से इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके फ्लो करती जाएगी। आपको अपना अंडर कॉन्फिडेंस होने का रीजन वहां से मिला कि ये रीजन था क्योंकि मुझे इस तरह से बोला गया, तो मेरा फिर आपने उस पर वर्कआउट कैसे किया और कैसे एक कॉन्फिडेंस लेवल रहा आपका? तो अब ये है कि जब उसका अब अपग्रेड मेरा हुआ थ्रू लाइफ कोचिंग। तो लाइफ कोचिंग में हम लोग जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसमें ये है कि आप ये मान के चलते हो कि ये जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है ना, या ये नेगेटिव बिलीफ्स जो हैं वो मेरे हैं ही नहीं। ओके। तो जब मेरे हैं ही नहीं तो मैं उनको क्यों अपने साथ लेके चल रही हूँ? और वो एक मोमेंट में ही एकदम से रियलाइज हो जाता है कि जब ये बैगेज क्यों लिया, क्यों है, क्यों है, छोड़ो, मेरे काम का ही नहीं है। कौन कहता है मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ? मैं हुई नहीं। यानी कि फिर से आप एक अफर्मेशन लो। हाँ, मतलब एफर्मेशन से ज्यादा लाइफ कोचिंग के एक्चुअली बहुत सारे बहुत डीप मॉड्यूल्स हैं। बहुत सारा उसमें हम लोग काम करते हैं जहाँ पे हम वी गो थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, और वही पूरा गेम ही आपका अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन और रेवलेशन का है। तो आपको धीरे धीरे करके ये परतें जो है ना वो खुलती हैं, तब आपको आंसर्स मिलते हैं। सो प्लस एक चीज और भी है कि कई बारी हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा डेस्परेट, स्पेसिफिकली व्हेन पीपल कम विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तब हम कहते हैं कि अब ये घुस गए हैं इसमें तो अब तो आंसर अभी चाहिए। ऐसा भी नहीं होता।
तो यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. योर ब्रेन विल ऑल्सो रिवील उतना ही जितना आपके लिए एब्जॉर्ब करना सेफ है. वरना अगर पूरा ऐसे, अगर मैं आपके सामने, इफ समबडी हैज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, और मैं पूरी ट्रॉमा की मूवी आपके सामने अगर चला दूं, आप बिल्कुल क्रैश कर जाओगे. यू विल बी लाइक, अच्छा ये भी हुआ था मेरे साथ, अच्छा ये भी हुआ, अच्छा ये भी हुआ. तो एक इंसान को इसलिए एक मेंटर की जरूरत होती है, ताकि आपको संभाल के लेके जाया जा सके. आपको वो जर्नी में कोई साथ में चाहिए. अकेले नहीं कर सकते आप. यू नीड समबडी टू हैंड होल्ड यू, ताकि आप किसी के साथ अकाउंटेबल रहो. कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, या क्यों ये रियलाइजेशन है, या क्यों ये थॉट है. एंड दैट्स हाउ यू टेक इट फॉरवर्ड. तो जैसे आपने इनर चाइल्ड के बाद आपने बात की थी ईड़ा हीलिंग. ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी हीलिंग. पहले तो सबसे पहला एक नया वर्ड है ईड़ा पीड़ा. ईड़ा मतलब एंड पिंगला हमारे बॉडी के दो नाड़ी है. बेसिकली ईड़ा इज द फेमिनिन एंड पिंगला इज द मैस्कुलिन एनर्जी. और ये हम, नाम आए कहाँ से ईड़ा एंड पिंगला? ये ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे वेदों में ओके. एग्जिस्ट करते हैं, योगा में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. ओके. बेसिकली अगर आप नाड़ी शास्त्र के बारे में बात करें, मैं नाड़ी शास्त्र नहीं जानती, बट नाड़ी शास्त्र में जो आपको पता होगा कि कई लोग जो होते हैं वो बस आपका नब्ज देख के जो बता, नाड़ी देख के बता देते हैं. तो वो वही है कि हर एक इंसान में मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं, राइट. तो जब वो चीजें बैलेंस में होती हैं, जिसको हम यिन एंड यांग भी बोलते हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, जब वो चीजें बैलेंस में होती हैं, आपकी लाइफ भी स्मूथ चलती है, आपकी फिजिकल बॉडी भी स्मूथ चलती है. लेकिन जब वहां डिसबैलेंस आ जाता है, तब लाइफ भी उथल पुथल चलती है, और आपकी फिजिकल बॉडी में भी वो चीज नहीं रहती. मतलब यू विल टेंड टू अट्रैक्ट मोर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. हार्मोनल इश्यूज, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिसबैलेंस, ईड़ा और पिंगला नाड़ी में. ईड़ा एंड पिंगला yes. में. तो जैसे ईड़ा नाड़ी अगर है, फेमिनिन साइड ऑफ अस, लेफ्ट साइड जो हमारी लेफ्ट नाड़ी होती है, दैट इज ईड़ा नाड़ी. उसमें हम लोग जो है क्रिएटिविटी, कंपैशन, क्रिएशन ऑफ समथिंग, ये नर्चरिंग, ये सब हमारे फेमिनिन ट्रेट्स हैं. मैस्कुलिन ट्रेट्स है हमारे विजन, गोल्स, अचीवमेंट्स, वो हमारे मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं. जब हमारे फेमिनिन ट्रेट्स ओवरपावर कर जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा मूडी हो जाते हैं, बिकम डिप्रेसिव, उस तरीके के ट्रेट्स आते हैं. जब हमारा मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा हाइटेंड हो जाता है, तो हम अग्रेसिव हो जाते हैं, एंगर, दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो जब तक ये सिंक्रोनाइजेशन में रहेंगे, तब तक हमारी बॉडी अच्छे से चलती है. जहां ये सिंक बिगड़ा, वहां पे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं. करने का क्या टेक्निक है? सी, हीलिंग इज वन टेक्निक, बट अगर आप हीलिंग प्रोग्राम के लिए नहीं जाना चाहते, आप नहीं सीखना चाहते, आप सिर्फ अगर दिन के 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लेते हैं, विच इज ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, कॉन्शियसली अगर आप इसको करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कोशिश करें कि अगर बिना म्यूजिक कर सके तो बहुत बढ़िया. बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बिना म्यूजिक के में से शुरुआत में नहीं हो पाएगा, तो आप म्यूजिक, कोई भी मेडिटेटिव म्यूजिक लगा के, यूट्यूब पे बहुत सारे होते हैं, आप वो कर सकते हैं. बट ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब आप ये करते हैं, अगर आप 5 मिनट भी करते हैं, तो इससे आप देखेंगे धीरे धीरे आपके यू विल फील अ लॉट मोर कामर, यू विल फील अ लॉट मोर रिलैक्स्ड, आपका फोकस भी इंप्रूव होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये अगर आप एज अ हैबिट रोज करना शुरू कर दें, विद इन अ मंथ 40 डेज आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा. मतलब किसी भी हीलिंग प्रोसेस के लिए, जैसे अनुलोम विलोम जो हम कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है, वो आपको अंदर से रिफाइन करता है. अनुलोम विलोम तो आप किसी भी उसके लिए कर सकते, मतलब उसका हीलिंग से जेन्युइनली ऐसा कोई लेना देना नहीं है. बट जब हम लोग ईड़ा पिंगला नाड़ी हीलिंग, जो हम सिंबल हीलिंग की बात करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग पहले अनुलोम विलोम ही कराते हैं. उसके बाद में हम सिंबल्स के थ्रू हील करने का प्रोसेस शुरू करते हैं, बिकॉज वो सिंक में लाना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे जो ईड़ा पिंगला हीलिंग है, तो सिंबलाइज होके सिंबल्स बना के की जाती है. यस, अलग अलग सिंबल्स होते हैं. कॉर्ड कटिंग के अलग सिंबल्स हैं, ब्रह्म नाड़ी हीलिंग का अलग सिंबल है, ईड़ा पिंगला नाड़ी के अलग सिंबल्स हैं. सो और हर एक सिंबल का एक अपना पर्पस होता है. जैसे कि हार्मोनल बैलेंस के लिए एक सिंबल है, बिजनेस में सक्सेस के लिए एक सिंबल है, रिलेशनशिप्स के लिए एक सिंबल है. अगर कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और उस तरीके के प्रोसेस में, या कंपेटिटिव एग्जाम से मेरा मतलब है कि अगर बच्चे भी अगर चाहें तो इस प्रोसेस को ले सकते हैं. इट्स वेरी सेफ. तो जैसे पेरेंट्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, 10th-12th के बच्चे हैं, उनको फोकस चाहिए या उनको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उनके लिए ईड़ा पिंगला नाड़ी हीलिंग इज वेरी इफेक्टिव. या कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे बैंकिंग के लिए, यूपीएससी के लिए, इस तरीके के एग्जाम्स के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग भी ईड़ा पिंगला नाड़ी हीलिंग को यूज करके दे विल फाइंड इट दैट जेन्युइनली उनके जो एफर्ट्स है ना, और उनका जो फोकस है, वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है, एंड इट हेल्प्स. मैं मतलब अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए मैं ईड़ा पिंगला नाड़ी हीलिंग सिंबल यूज करती हूँ, अलॉन्ग विद रेकी. सो
it has worked really well in the last 1 year. हीलिंग का सबसे अच्छा आपने एग्जांपल शुरुआत में बताया कि वाटर चार्जिंग, Right. वाटर चार्ज करके पिए, क्योंकि वाटर चार्ज से बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज सुने भी हैं और खुद से फील भी किए। एज ए एस्ट्रोलॉजर जब लोगों को हम बताते हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो उससे बहुत इफेक्ट आता है। लेकिन Yeah. हीलिंग का तो है। अब अपने इंगला पिंगला नाड़ी के बारे में हमने बात की, जैसे फेमिनिन क्वालिटीज एंड मैस्कुलिन क्वालिटीज। अब यहाँ पे किसी की कुछ डिसबैलेंस है, तो वो आपके पास आ रहा है और आप उसको हीलिंग दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये जो है, देखो एनर्जी एक्सचेंज है पूरी इस चीज का। डेफिनेटली लोग कहते हैं कि हम तो कई बार मैंने सुना है कमर से पढ़ते हो कि मैं फ्री सेशन लेना चाहती हूँ या फ्री करना चाहती हूँ। तो देख, जो हमने इस चीज में आके सीखा, सबसे पहले चीजें सीखी कि कुछ भी कभी भी जो है फ्री में अगर Free आप में ले नहीं रहे हो है। तो वो आपको ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य भी जब अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे तो गुरु दक्षिणा दी जाती थी, ठीक है थी? बहुत तो अकल्ट के अंदर सबसे पहला रीजन क्या, आपको एनर्जी एक्सचेंज देना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो चार्जेस हैं किसी के लिए नॉमिनल नॉमिनल रखें। हो, वो लोग उनको बेयर कर सके। राइट। तो क्या ये इंगला पिंगला नाड़ी हीलिंग के लिए नॉमिनल चार्जेस होते हैं, कोई भी अफोर्ड कर सकता है अगर उसको लगता है कि मेरी ये प्रॉब्लम मुझे इस चीज से, टेक्निक से ठीक हो सकती है? See, healing as an industry is not very organized. ये एक बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है। तो ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि हाँ ठीक है, कोई बेंचमार्किंग नहीं है कि आप, कई लोग हैं मैं देखती हूँ, वो रेकी ग्रैंड मास्टर्स, आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, आई आल्सो टीच रेकी टू पीपल। रेकी ग्रैंड मास्टर होके भी वो 100 रुपए का सेशन, 200 रुपए का सेशन, आप उनकी मनी एनर्जीज देखिए मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी, राइट? सो जब आपकी खुद की मनी एनर्जी अगर इतनी लो है तो आप दूसरों की मनी एनर्जी कैसे एलिवेट करेंगे, राइट? एट द सेम टाइम, और आप वो होता है ना, घड़ा अगर भरा हुआ है तभी आप उसमें से कुछ निकाल सकते हो, अगर खाली है तो उसमें से आप कुछ नहीं निकाल सकते। सो मेरा तो ये मानना है दैट इफ यू वांट टू गिव बैक टू पीपल, टू सोसाइटी, तो आप अपने आप में इतने फुलफिल्ड होने चाहिए हो कि आपको सोचना ही ना पड़े। लाइक आज की डेट में अगर मुझे कोई भी डोनेशन करनी होती है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता, ना ही वो फीलिंग आती है कि अरे यार करूं नहीं करूं, डोनेशन दूं नहीं दूं। लोग डोनेट भी इसलिए नहीं करते, उनको लगता है हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे, राइट? और मेरा ये फिक्स है कि एवरी टाइम आई गेट एन एनर्जी एक्सचेंज फ्रॉम अ क्लाइंट, उसका कुछ परसेंटेज है वो सीधा उसी टाइम पे डोनेशन के लिए चला जाता है। तो लेकिन आप उस माइंडसेट से तभी ऑपरेट कर सकते हैं जब आप खुद में फुलफिल्ड हो। एंड नाड़ी हीलिंग या कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस, कोई भी हीलिंग मोडालिटी, it all depends on the mentor, it all depends on the person who is doing it, उनका मनी एनर्जी कितना एलिवेटेड है। और जहां तक अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो मैं यूजुअली लोगों को गाइड करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप मेरे फुल फ्लेजेड प्रोग्राम्स के लिए नहीं आ सकते, एटलीस्ट मेरे फ्री वर्कशॉप्स के लिए आओ। Nobody is stopping you from attending those free workshops. They are my way of giving back. वहां पे मैं सेशंस के बीच में कई बारी मैं ईड़ा पिंगला नाड़ी हीलिंग लेती हूँ, कई बारी मैं कॉर्ड कटिंग लेती हूँ, कई बारी मैं ग्रैंड मास्टर लेवल रेकी भी लेती हूँ। इनर चाइल्ड हीलिंग के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं वहां कवर करती हूँ। तो ठीक है, आप फुल फ्लेजेड प्रोग्राम में नहीं आ रहे हो, इट्स ओके, बट एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस अगर लेना है। कई लोगों को तो यही नहीं पता ना कि होता क्या है। तो इतना बड़ा अमाउंट में कैसे इन्वेस्ट कर दूं जब मुझे पता ही नहीं कि क्या होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। Result, of course, they can go to my Instagram page, they can see the testimonials of the kind of results people have got. But खुद का एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आप लाइव सेशन में आओगे। तो फ्री वर्कशॉप्स में आइए, लाइव अटेंड करिए एंड गेट दैट एक्सपीरियंस। जैसे आपने मुझे इससे पहले बताया था, हमारी ऑफ कैमरा वाली बात हुई थी कि आप फुल मून और न्यू मून के ऊपर जो है वर्कशॉप्स रखते हैं, तो स्पेसिफिकली यही होते हैं कि लोग जुड़े, चीजों को, टेक्निक को समझाएं या वो कैसे। हाँ, सो मैंने एक्चुअली फ्री वर्कशॉप्स करना शुरू किया था लास्ट ईयर में जून के आसपास, और कॉन्सेप्ट वही था कि ताकि लोगों को एक तो हीलिंग के बारे में अवेयरनेस हो, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस है, प्लस एक एक्सपीरियंस उनको मिले। बिकॉज कोई भी आपके साथ काम तभी करेगा ऑनलाइन मीडियम में, बिकॉज मेरा पूरा बिजनेस ऑनलाइन है, मेरे सेशंस ऑनलाइन होते हैं, मैं ऑफलाइन बहुत ही कम क्लाइंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ, बिकॉज मैं मतलब my home is my sacred space. So because I don't operate out of an office, तो मैं घर में हर किसी की एनर्जीज को लाना प्रेफर नहीं करती। और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स में आ रहा है तो उसका एनर्जी आप खुद सोचिए कितना नेगेटिव होगा। तो इसलिए मेरे सेशंस मोस्टली ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन सेशन में ये है कि ट्रस्ट बिल्डिंग, इट टेक्स टाइम, राइट? क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं जेन्युइन है नहीं है,
तो इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, लेट मी स्टार्ट डूइंग दीज फ्री वर्कशॉप्स एंड देन पीपल कैन कम एंड एक्सपीरियंस। एंड पहले मैं हफ्ते में 4 बार करती थी, बट अब जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है वो टाइम उतना डिवोट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। देन आई रियलाइज कि हफ्ते में 2 बारी तो ये पूर्णमासी और अमावस्या होती है। और जो मून है, मून का इम्पैक्ट हमारे स्पेसिफिकली फॉर वुमेन हमारी बॉडीज पे इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट अदरवाइज ऑल्सो फुल मून और न्यू मून पे एनर्जीज बहुत हाइटेंड होती हैं। वो तो हमें टाइड्स में भी पता चल जाता है, हाँ हमारे जी। ओशन टाइड्स साइंस का बेसिक एग्जाम्पल है हम्म, कि कैसे फुल मून और न्यू मून पे हमारा वेरिएशन रहता है। तो न्यू मून के टाइम पे हम लोग जो है मोस्टली रिलीज के ऊपर फोकस करते हैं कि जो भी मेरे लिए जरूरी नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, मैं उसको हटा रही हूँ। और फुल मून के टाइम पे हम कुछ भी नया मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि जो भी नई एनर्जीज मुझे अपनी लाइफ में चाहिए वो उस टाइम पे मैं उसके ऊपर फोकस करती हूँ। तो सेशन भी उस तरीके से Which प्लान type होता of है। energies? मतलब कि जैसे मुझे पैसा चाहिए या मुझे यूनिवर्सल पार्टनर एनर्जी, चाहिए। एवरीथिंग। तो अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ भी, तो ऑलवेज ट्राई एंड डू योर मैनिफेस्टेशंस एक्सेट्रा। एंड देखो, मैनिफेस्टेशन में भी आप कुछ तो खाली करोगे तभी आप मैनिफेस्ट करोगे, राइट? तो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे हम लोग फुल मून के टाइम पे सेशन इस तरीके से क्राफ्ट करते हैं ताकि पीपल नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, एंड देन उस हिसाब से आई टेक देम थ्रू द हीलिंग प्रोसेस एंड देन दे गो विद इट। आपने कहा जैसे ट्रस्ट इश्यू का रहता है, जैसे एक मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो थोड़ा सा मेरा मार्क वहीं पे जाता है। देखो ये जो पूरी लाइन है ना, वो क्या है कि आपके पास जो भी आएगा वो परेशान होगा। जब तक वो परेशान नहीं होगा वो इस लाइन के अंदर इन्वॉल्व नहीं नहीं होता, होगा, राइट? क्योंकि उसको इस लाइन की याद ही तभी आती है जब वो जब सब परेशान, गड़बड़ होता है सब गड़बड़ होता है। राइट। जिसकी लाइफ में स्मूथ सब कुछ चल रहा है वो अपनी लाइफ में इन सब चीजों पे अविश्वास रखते हैं। हम्म। इस लाइन के अंदर 3 चीजें हैं: पूर्ण विश्वास, अविश्वास और अंधविश्वास। हम्म। राइट? बहुत से लोग अंधविश्वास भी करते हैं, जो कि बेसिकली नहीं होना चाहिए। विश्वास रखिए, अपनी टेक्निक्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, टैरो कार्ड रीडर के पास कोई जाता है, तो वहां से उसका ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है कि वो उनको उनके पास्ट के बारे में, उनके प्रेजेंट के बारे में कुछ चीजें बताते हैं जो उनसे रिलेटेबल हो जाती है। एज ए हीलर जब आपके पास कोई आता है, तब आपके साथ उनका ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होता है? क्या चीज आप उनको बताते हैं या करते हैं कि उनको लगे कि हाँ मैं एक राइट पर्सन के पास आई हूँ या आया हूँ? बेसिकली व्हेन दे स्टार्ट डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं इनर चाइल्ड हीलर हूँ, तो मुझे और अब इतने क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया है, तो एक वो ना एक पर्सपेक्टिव होता है आपके पास। जैसे अगर एक टीचर होगी तो एक टीचर को पता होगा कि अगर इस बच्चे के इस ये वैसे तो अच्छे से परफॉर्म करता है, इस बार ये इसके एग्जाम में नंबर कम क्यों आया, जरूर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम। राइट? तो मुझे बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन, हम जब भी वेन एवर आई वर्क विद माई क्लाइंट्स, तो मैं हमेशा पहले उनके साथ मेरा एक लंबा कॉल होता है जिसमें आई अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे हैं, अडल्टहुड प्रॉब्लम्स क्या है। हम चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करते, लेकिन जिस तरीके से वो अडल्टहुड प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं, मुझे पता है डेफिनेटली वो प्रॉब्लम का रूट कॉज कहाँ है। और जब वो मैं उनसे पूछती हूँ, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो जब मैं उनसे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के जब उनसे वो क्वेश्चंस पूछती हूँ, तब उनको लगता है कि यार अच्छा, मतलब कैसे आपको कैसे, हाँ आप जो बोल रहे हो वो सही है, ऐसा ही है, माई पेरेंट्स वर लाइक दिस, और माई सिबलिंग वाज लाइक दिस, और माई ग्रैंड पेरेंट्स वर लाइक दिस, या मेरा एनवायरमेंट ऐसा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस तरीके से उनको जब वो पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि शी नोज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, वहां से ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। प्लस कई लोग हैं जो फ्री वर्कशॉप्स अटेंड करते रहते हैं, तो उनको पता है कि हाँ, आई एम नॉट समबडी हु इज फेक, आई एम अ जेन्युइन पर्सन डूइंग अ जेन्युइन बिजनेस, तो वहां से आते हैं। तो इस तरीके से ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। आई हैव बीन ऑन सोशल मीडिया फॉर ऑलमोस्ट, आई थिंक आई स्टार्टेड इन November 23। वो भी एक जर्नी था मेरे लिए, नॉलेज था मेरे पास बहुत सारा, पर आई वॉज नॉट विलिंग टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया। वो लाइफ कोचिंग के थ्रू मेरे अंदर वो आया कॉन्फिडेंस कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, डजेंट मैटर क्या होगा, लोग यही बोलेंगे ना, अच्छी नहीं दिख रही, बेकार दिख रही है, कैसे बोल रही है, कैसे ये है, क्या कंटेंट है, इट्स ओके, डाल दो। और मेरा फर्स्ट रील जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, टॉकिंग रील, वो दिख रहा है कि आई एम वेरी शेकी एंड आई एम लाइक डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट मैं उसको आज भी इसलिए रखती हूँ अपने प्रोफाइल पे बिकॉज इट्स अ रिमाइंडर टू मी। कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो पहली बार करोगे। पहली बार एग्जैक्टली, स्कूल भी गए हैं, पहली बार एग्जैक्टली। मदर से दूर हुए, और पहली बार जब एक लेडी माँ बनती है तो बच्चा पहली बार डिलीवर करती है, वो कितना बड़ी चीज होती है कि आप एक नई चीज से गुजर रहे हो, वो क्या चीज है। Every experience is life is the first time, फर्स्ट right? टाइम।
तो वो फर्स्ट टाइम नर्वसनेस, कई लोग हैं जो हीलिंग और कोचिंग में आना चाहते हैं या सीख चुके हैं, हम्म, बट उनको लगता है कि नहीं यार, मतलब आई कांट पुट माई सेल्फ आउट ऑन सोशल मीडिया। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर आप अपने आप के लिए भी अगर आप ये नहीं कर सकते तो नो पॉइंट। आप जैसे एक यंग जनरेशन हो, यंग जनरेशन में आप इस मॉडलिटी के साथ जुड़े, स्पिरिचुअलिटी हीलिंग के साथ में आपने क्या पर्सपेक्टिव्स देखे कि क्यों यंगस्टर्स जो हैं, लेकिन आजकल तो मैं यूथ देखने बहुत अवेयर है स्पिरिचुअलिटी को लेके। या पहले जो एक मिडल टाइम था आफ्टर 2000 आया था, वो राइट, ऐसा था जो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से दूर था, बिल्कुल दूर था, बिल्कुल एग्जैक्टली दूर था। राइट। जब आप इससे ज्यादा जुड़े तो आपको क्या डिफरेंस लगा कि एक स्पिरिचुअल होने में और एक अंधविश्वासी होने में क्या डिफरेंस रहा और क्या आपके अंदर चेंज? um, एक तो पहले तो मैं क्लैरिफाई करूं कि काफी लोग जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू रिलीजन, हम्म, कि अगर मैं रिलीजियस हूं तो मैं स्पिरिचुअल हूं, अगर मैं रिलीजियस नहीं हूं तो मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं। हम्म, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। हम्म। और या थोड़ा सा डिफाइन कीजिए रिलीजियस, क्योंकि लोग नहीं समझे क्या सो स्पिरिचुअलिटी और बेसिकली रिलीजियस। यस, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बींग्स। हम्म, हम स्पिरिचुअल बनते नहीं है, हम स्पिरिचुअल ही हैं। हम्म, बट क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एज अ कॉन्सेप्ट, इंसान जो है ना अपनी लाइफ में हजारों चीजों से घिरा हुआ है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है टू सिट डाउन एंड रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लाइफ। हम्म, वो पर्सपेक्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज रहे होंगे उनको लगा होगा, अक्रॉस ऑल रिलीजन्स उनको लगा होगा कि स्पिरिचुअलिटी को हम सिंप्लीफाई कैसे करें। हम्म, सो रिलीजन इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कॉमन इंसान को अगर समझाना है तो इट इज सो मच इजियर। जैसे मैं अगर बोलूं कि लाइक आई कम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, सो मेरे पेरेंट्स के लिए ये सम, और उनके पेरेंट्स का और उनके पेरेंट्स, मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आ रहा होगा कि ये भगवान है, इनकी पूजा करते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि आप एक हायर एनर्जी के लिए डिवोटेड हो और आप में फेथ है। अब वो हायर एनर्जी किसी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने क्या बोला, ये है, एक शेप और एक फॉर्म दिया, उनको भगवान का नाम दिया, उनके लिए एक मूर्ति बनाई, प्रतिमा बनाई। डिवोशन दिखाने के लिए आपने उनको रोज, डिवोशन क्या है, आप रोज हाथ जोड़ते हो, उनके आगे झुकते हो, राइट? तो आपके अंदर एक हम्बलनेस आती है। हम्म, ये हम्बलनेस जो है वो स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट है। हम्म। डिवोशन जो है, फेथ जो है कि हाँ कोई है ऊपर वाला जो मेरी लाइफ को चला रहा है, देख रहा है, कुछ है, कुछ है, कुछ है। राइट? सो फॉर मी आई एम नॉट लाइक, कई बार मेरे को लोग बोलते हैं कि जैसे इन द पास्ट व्हेन पीपल टोल्ड मी कि इसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो, तो मैं ये बोलती थी कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि हाँ भी एज अ, बहुत सालों से, इवन लॉन्ग बिफोर आई एक्चुअली एंटर्ड इनटू ऑल दिस, मेरे अंदर कुछ इनेट क्वालिटीज थी। मैं हमेशा, आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि मैं हम्म, जो भी लाइफ में मेरे पास है आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट, हमेशा से। और वो अब इस इन सब के नॉलेज के बाद वो और ज्यादा एनहांस हुआ है। हम्म, तो अब तो मेरा कांस्टेंट, मतलब वो जोन ही ग्रेटिट्यूड वाला है कि जो भी मेरी लाइफ में है वो बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम्स भी है तो भी अच्छी है, उनसे भी मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। चैलेंजिंग होते हैं, कई बार बहुत मुश्किल भी होता है उससे डील करना, इतना आसान नहीं होता सारा टाइम इतना हाई एनर्जी मेंटेन करना। हम लोगों का भी एज अ हीलर एंड अ कोच ऑल्सो, वी ऑल्सो हैव डेज व्हेन आवर एनर्जीज डिप, बट फिर हमें पता है कि हाँ हमें इससे उठ के बाहर आना है, बारह। बाहर आना है। एंड रिलीजन का ये था कि वही चीज कि जैसे मैंने बोला कि डिवोशन हो गया, फेथ हो गया, जब मेरे को ये सब चीजें इस पर्सपेक्टिव से समझ आने लगी तो सब सही है। आज की डेट में अगर मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ या किसी भी गुरुद्वारे में जाती हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं होता कि मैं इस भगवान के पास आई हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव वो है कि मैं ऊपर वाले के पास आई हूँ, एंड आई एम थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव गिवन टू मी इन माई लाइफ। और मैं जनरली मंदिरों में जाके, मतलब आई डोंट प्रे फॉर समथिंग, मतलब मैं चीजें मांगती नहीं हूँ, मुझे ऊपर वाले की से सब मिल जाता है, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आई ऑलवेज से दैट आई एम द यूनिवर्सल चाइल्ड, तो मेरा तो कुछ बुरा हो नहीं सकता। कई बार लोग कहते हैं ऐसे कैसे बोलते हो, नजर नहीं लगती, मैंने कहा नहीं लगती, वही बचाएगा। तो वो है। आप मानते हैं नजर दोष, um, या आपके पास कुछ क्लाइंट ऐसे आए हों जिनको एविल आई नजर दोष मानते हो? देखो, यूनिवर्स में अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है हमें, हम्म, तो हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, अगर मैं साइंस के हिसाब से बात करूं, वी हैव पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, न्यूट्रल बनता है तभी वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हम्म, राइट? एनर्जी में भी वही है कि अगर पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है तो नेगेटिव को भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा टू बैलेंस इट आउट। हम्म, तो पहली बात तो मैं एग्जिस्टेंस पे आ जाती हूँ कि डू आई बिलीव इन इविल आई और नेगेटिव एनर्जीज? आई डू, दे एग्जिस्ट। उनकी एग्जिस्टेंस के बिना पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा तो द वर्ल्ड विल नॉट बी इन बैलेंस, हम्म, राइट?
दूसरी चीज ये है कि नजर दोष होता है इन द सेंस कि यस यू कैन गेट इम्पैक्टेड बाय अदर पीपल्स वाइब्रेशन अनकॉन्शियसली ऑल्सो। अब जरूरी नहीं है कि आपको कोई जबरदस्ती नजर लगा रहा है। समथिंग एज सिंपल एज कि आपके घर में कोई आया, राइट, और उसने बोला कि वाह यार कितना सुंदर घर बनाया है, बट कहीं ना कहीं उसका एनर्जी जो है, चाहे वो कॉन्शियसली जेलस नहीं है, बट आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके अगले 2-4 दिन बाद आपको लगेगा कि यार घर में ना कुछ गड़बड़ सा चल रहा है, चीजें खराब हो रही हैं। तो ये सब चीजें क्या है, वो बेसिकली उनका जो सबकॉन्शियस एनर्जी था वो उतना पॉजिटिव शायद नहीं होगा। मेरे को किसी ने बोला था बहुत साल पहले कि बच्चे को नजर जो होती है ना सबसे ज्यादा अपनी माँ की लगती है। क्योंकि अब माँ जो है, माँ कॉन्शियसली थोड़ा ना बच्चे को नजर लगाना चाहती है, बट आप इतना प्यार दिखा रहे होते हो, आप इतना, मतलब आपका मन करता है कि बस मेरे नजर ना हटे अपने बच्चे से, राइट। एंड एज अ पेरेंट आई कैन, एज अ मदर आई कैन रिलेट टू दैट कॉन्सेप्ट कि मेरे को व्हेन आई सी माई चाइल्ड, व्हेन आई सी माई डॉटर, आई जेन्युइनली फील वेरी वेरी हैप्पी। मतलब मैं देखती रहूं उसे, मेरा टाइम निकल जाएगा। कई कई दिन ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसको नजर लगाना चाहती हूँ, बट वो लग सकती है। लग सकती है। तो इस तरीके से नजर का कॉन्सेप्ट होता है, नजर दोष भी होता है, बट अगर आप अपना ब्रह्मनाड़ी हीलिंग के थ्रू हम लोग जो है ऑरा स्ट्रेंथनिंग पे बहुत काम करते हैं। अगर हम वो करते हैं, मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरा ऑरा इतना प्रोटेक्टेड है कि मुझे नजर नहीं लग सकती। और क्या है? ऑरा इज बेसिकली योर ओन एनर्जी फील्ड। आपका अपना, जैसे हमारी ये फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के आसपास आप इमेजिन कर लो कि हमारी एक विजुअलाइजेशन कर लो कि एक एनर्जी है जो हमें सराउंड करती है, वो हमारा ऑरा है। एंड वो कितना थिक है और कितना थिन है। बच्चों का ऑरा बहुत थिन होता है, इसलिए उनको नजर बहुत जल्दी लगती है। हम लोगों का एज इंडिविजुअल्स, एज वी ग्रो अप, इफ वी कीप वर्किंग ऑन आवर ऑरास, देन इट स्ट्रेंथन्स। मेडिटेशन इज अ ग्रेट टूल टू स्ट्रेंथन योर ऑरा। किसी को हीलिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन से शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन भी लंबा नहीं होता है, 10 मिनट की मेडिटेशन से शुरू करो, दैट ऑल्सो दे कैन डू। सो इन सब चीजों के थ्रू अगर आप ऑरा स्ट्रेंथन करते हो तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपकी नजर नहीं रखती है तो हेल्थ इश्यूज वगैरह भी कम होते हैं, आपके अबंडेंस एनर्जी भी बढ़ती है, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हमें नजर दोष से, ब्लैक मैजिक से, इन चीजों से बचना है तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, और दूसरा, अपने दिमाग से बात निकाल दें कि मुझे तो नजर लग जाती है। ये बहुत कॉमन है लोगों का कि यार मुझे तो नजर लग जाती है। मैं जब भी कुछ कुछ अच्छा पहन के चला जाऊं या चली जाऊं तो मुझे नजर लग जाती है। या मैंने अगर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दिया फैमिली का तो मेरा तो कलेश हो जाता है। या मैंने गाड़ी की पिक्चर डाली तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब आप ये सोच के बैठे हो कि मेरे साथ ये होता है, तो आपके साथ वही होगा। लेकिन बेसिकली मैंने ऐसी चीजें मैंने खुद से भी महसूस की हैं, मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट आते हैं जो इंटेंशनली उनके साथ ऐसा नहीं होता, कभी सोचते भी नहीं है, लेकिन उनको लगती है। उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे कि एट अ सबकॉन्शियस माइंड उनको लगेगा कि हाँ, मतलब देखिए, रेपिटेटिव जब कोई इंसान कोई चीज एक्सपीरियंस करता है तो वो बिलीफ कहीं ना कहीं बन जाता है। तो वो कॉन्शियसली चाहे मुंह से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता कि मुझे नजर लगती है, पर लग ही रही है, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट हिज सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम इज ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, मुझे तो नजर लग जाती है। आपने कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा जिसकी वजह से, नजर की वजह से उसके साथ बहुत कुछ खराब हुआ? नॉट रियली, नॉट वेरी एक्सट्रीम, बिकॉज जितने भी क्लाइंट्स के साथ मैंने आज तक काम किया है, मोस्टली मेरे पास जो आए हैं वो एग्जिस्टिंग जो उनके अडल्टहुड इश्यूज है, रिलेशनशिप्स हो गए, मनी हो गए, करियर रिलेटेड हो गए, उस तरीके के रहे हैं। सो फिलहाल तो नहीं। आजकल के दौर में आपके पास किस तरह के क्लाइंट्स ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? हम जानते हैं कि जिसमें कल्ट में आते लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, उनको मनी का रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बेसिकली ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किस प्रॉब्लम की वजह से लोग जुड़ते हैं? दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, मनी एंड रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स। बिकॉज आज की डेट में क्या हो गया ना कि और रिलेशनशिप्स में भी ये कि द डेफिनेशन ऑफ मैरिज हैज चेंज्ड अ लॉट। जो हमारे सो कॉल्ड सेट रूल्स थे मैरिज को लेके, या जो सेट रोल्स थे कि वाइफ यही करेगी, हस्बैंड यही करेगा, वो भी कहीं ना कहीं अमेलगमेट भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। हमारी जनरेशन वो वाली जनरेशन है जहाँ वुमेन वर रेस्ड कि हाँ यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपको काम करना है, पढ़ाई करो बेटा, ये करो वो करो, बट घर भी देखो। एंड मेन वर रेज्ड इन एन एनवायरमेंट, और ये मैं अपने खुद के घर में भी देखती हूँ, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है कि
द मेन वर बीइंग रेज्ड, माय ब्रदर, माय हस्बैंड, दे वर रेज्ड इन एन एनवायरनमेंट कि जहां माँ सब कुछ करके दे रही थी, हम्म राइट? तो उनको कभी वो आदत ही नहीं हुई या कभी कंडीशनिंग ही नहीं हुई कि तुम्हारे पास जो लड़की आएगी वो भी उसे, तो मेरी मदर जो है वो मेरे को भी वैसे ही रेस कर रही थी जैसे वो मेरे भाई को रेस कर रही थी। उसे खाना मिल रहा था तो मुझे भी मिल रहा था, ऐसा नहीं था कि मुझे खाना मिल रहा था तो उसको मिल रहा था तो मुझे बोला कि जाओ हाँ लेकर आओ अपने लिए खुद से, वो बेटा है तो मैं उसके लिए करूंगी, ऐसा नहीं है। तो हमारे पेरेंट्स ने ऐसे तो बच्चों को बराबर रखा, बट वो कंडीशनिंग नहीं करी कि जो दूसरी लड़की तुम्हारे घर में आएगी वो भी ऐसे ही रेज हुई है, तो इफ शी इज मेकिंग द एफर्ट कि वो घर चलाए या घर संभाले तो आपको भी उतना एफर्ट मानना पड़ेगा, तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट का रीजन। तो मोस्टली जो मेरे पास लोग आते हैं वो रिलेशनशिप इश्यूज, मैरिज इश्यूज के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टसल होता है, दोनों वर्किंग है, दोनों करियर ओरिएंटेड है। एक को लगता है कि मैं हाउ कैन आई कॉम्प्रोमाइज ऑन माई करियर, दूसरे को लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं ही क्यों सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं। तो उस तरीके से बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं दोनों डोमिनेटिंग हो जाते हैं, दोनों तो डोमिनेट क्लैश ज्यादा होता है। बेसिकली यही प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं कि यही है राइट, कि हस्बैंड मेरी प्रॉब्लम्स को समझते नहीं है, हस्बैंड मेरी वाइफ समझती नहीं है कि हमें कितना स्ट्रेस है। लेकिन आप सोचो एग्जैक्टली कि एक लेडी ये जो है वो दोनों स्ट्रेस को मैनेज कर रही है, हाँ। और प्रोफेशनल भी एंड पर्सनल भी। दूसरा एक और चीज है जो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि आपका कोर एनर्जी क्या है ना, जो मैं कोर एनर्जी की बार बार बात करती हूँ, वो आपकी लाइफ डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार ही देखा होगा, बहुत कॉमन है ये चीज, मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है कि हम लोग जैसे जैसे अगर मेरी हस्बैंड से किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट हो गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा है, पर ठीक है, बात बात खत्म करके और फिर नेक्स्ट डे या उसके 2-3 घंटे बाद आप अंदर से तो गुस्से से भरे हुए हो, बट आप जाते हो बात करने के लिए, एकदम नॉर्मल टोन में आप सामने वाले इंसान से बात करते हो। ये स्पाउस के साथ भी हो सकता है, बॉस के साथ भी हो सकता है, किसी कलीग के साथ भी हो सकता है, इट कैन हैपन विद एनीबडी। और आप बात करते हो उनसे, आप अंदर से तो गुस्से से भरे हो पर मुंह पे मीठे हो, क्योंकि ठीक है, क्या बार बार चिल्लाना है या आर्ग्यूमेंट करना। पर सामने वाला बंदा जो है वो एकदम से ऐसे झड़क के जवाब देता है, तो आप कहोगे यार मेरा दिमाग खराब है, मैं इससे प्यार से बात कर रही हूँ और ये इंसान आगे से इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है या बात कर रहा है। वो किस चीज, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि आपका अंदर से जो कोर एनर्जी है वो नेगेटिव है। आप वो जो एंजाइटी है, जो एंगर है, उस एनर्जी को आप एनर्जेटिक लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हो, और उनकी बॉडी जो है उस एनर्जी से रिस्पॉन्ड कर रही है, फेस वैल्यू पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। सो व्हेन पीपल कम टू मी स्पेसिफिकली फॉर रिलेशनशिप इश्यूज, मैं उनको ये बोलती हूँ, आप अपने आप को जब ठीक कर लोगे ना, अपने ऊपर जब काम करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ये मैंने खुद की अपनी लाइफ में, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि मेरी फैमिली को समझ में ही नहीं आया कि मैं करती क्या हूँ, विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 8 months मैंने अपने हस्बैंड में बहुत ज्यादा चेंजेस देखे। मतलब कॉन्शियसली मैं उनको हीलिंग वीलिंग कुछ नहीं देती थी, बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव इन ऑल दिस। तो मैं अपनी तरफ से, जबकि रेकी आप अपने कार्मिक कनेक्शंस को दे सकते हो, बट मैं नहीं देती थी। तो मैं अपने ऊपर लेकिन काम करती थी, मैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस रोज करती थी, आई वॉज डिलिजेंट अबाउट माई माइंड सेट वर्क एंड एवरीथिंग। तो धीरे धीरे करके हिज पर्सपेक्टिव ऑल्सो चेंज्ड, एंड लाइक 6-7 महीने लगे, बट आज की डेट में ही इज माई बिगेस्ट एडवोकेट। ही इज सो प्राउड ऑफ द वर्क आई डू, he is so vocal कि टीना is doing so well, you know, she understands other people's lives, किस तरीके से वो लोगों को हेल्प कर रही है। वो जो एक सेंस ऑफ प्राइड जो उनके अंदर दिखता है ना मुझे, वो इसीलिए आया है बिकॉज मैंने अपनी एनर्जीज पे काम किया है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। बिना काम के तो आपको कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। तो ये जो क्विक फिक्स वाला या जो इंस्टेंट वाला जो हम लोगों को आदत पड़ गई है ना, कि हर चीज ऐसे टक 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 मिल जाती है, व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, because it is life and there is so much that you have gone through, तो इंस्टेंट नहीं होता। कई बार लोग आते हैं कि अरे हाँ 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। 1 महीने 2 महीने में प्रोसेस इनिशिएट होगा, हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, चीजें बदल सकती हैं, बट हो सकता है कि टाइम लगे। जैसे अब वायरल फीवर है, किसी को एक दिन में ठीक हो जाता है, किसी को 5-5 दिन तक बुखार रहता है। So every individual is different, every person is different, every case is different, situations are different. Accordingly लोगों की लाइफ में वो चेंज आता है। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो हीलिंग वो प्रोसीजर है जो आपके अंदर के टॉक्सिन्स को डिलीट करने का काम करता है। बस, एंड इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। जैसे हमारा वो कंप्यूटर होता है ना, हमेशा सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता रहता है ना, अपग्रेड होता है। हमें भी अपग्रेड करने की जरूरत है। जब हम अपग्रेड करना छोड़ देते हैं तो हम वापस फिर उसी लेवल पे आना शुरू कर देते हैं। ऊपर चढ़ने में मेहनत लगती है ना, नीचे लुढ़कने में मेहनत नहीं लगती ना,
तो जब आप प्रोसेस करके ऊपर तक जा रहे हो तो फिर ऊपर ही चलते रहो, नीचे मत आने दो, अपनी एनर्जीज को नीचे मत आने दो। नीचे बता। मेरा आपके साथ आज का इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हीलिंग को लेके, हीलिंग के बारे में बात करके। यहाँ मुझे लगता है डेफिनेटली व्यूअर्स को भी समझ में आएगा कि हीलिंग क्या है, क्योंकि आजकल हम जनरली हर जगह सुनते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप ये हीलिंग करवा लीजिए तो आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो ये समझ पाए होंगे आज के इस पॉडकास्ट से कि हीलिंग एक्चुअल में किस तरह से काम करती है और यस क्या टेक्निक्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करनी है, वो एक राइट हीलर ही जान सकता है। आप इंडिविजुअली खुद से नहीं जान पाएंगे, तो राइट आपको एक मेंटोर की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो आज का पॉडकास्ट हमारा यहीं तक के लिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।